नमस्कार बच्चों, आज हम 12th हिस्ट्री का 9 चैप्टर है वो करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है मुगल शासक और इतिवृत्त। मुगल शासकों के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। पहले आपको बता दें कि इतिवृत्त क्या होता है। तो समकालीन इतिहास को इतिवृत्त कहते हैं। जैसे कि अकबर के काल में अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा, जहांगीर ने जहांगीरनामा लिखा, और शाहजहां काल में अब्दुल हमीद लाहौरी ने बादशाहनामा लिखा। तो इन रचनाओं को इतिवृत्त कहा जाता है, जिससे पढ़ करके हम उस काल की इतिहास को, सामाजिक आर्थिक दशाओं को समझ सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर मुगलों का इतिहास। तो जो मुगल वंश की स्थापना है वो 1526 में बाबर ने की थी, और इसके जो अंतिम जो शासक थे वो थे बहादुर शाह जफर। 1857 की क्रांति के समय। इसके बाद ये जो अंग्रेज थे वो बादशाह का पद समाप्त कर देते हैं। तो वो जो मुगल शब्द है उसकी उत्पत्ति मंगोलों से मानी जाती है। मुगल मातृपक्ष से मंगोलों के चंगेज खां के वंशज थे, जबकि पितृपक्ष की ओर से वो तैमूर के वंशज थे। तैमूर ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया था, जिस समय यहाँ पर तुगलक वंश का शासक था। हालांकि उन्होंने अपने लिए मुगल शब्द है वो यूज़ नहीं किया, वो अपने आप को तैमूरी कहलाना पसंद करते थे। तैमूरी, वे मंगोलों को बर्बर और असभ्य मानते थे, इसलिए अपने आप को मंगोलों से नहीं जोड़ते थे। और जो मुगल जो शब्द है वो 16वीं शताब्दी में यूरोपीय लेखकों ने इसका शब्द का यूज़ किया मुगल शासकों के लिए। और जो मुगल शब्द है वो मुगली से निकला है, जो कि जंगल बुक का एक पात्र है, जिसकी राइटर है रुडयार्ड किपलिंग। तो मुगल वंश के प्रथम शासक बाबर हुए, जिनका शासनकाल 1526 से 1530 तक माना जाता है। तो उनके पिताजी फरगना के शासक थे, और उनके पिताजी की मृत्यु के बाद वो 11 वर्ष की आयु में फरगना के शासक बनते हैं, और उनके चाचा उसको वहाँ से भगा देते हैं हरा करके। उसके बाद बाबर अपने आप को काबिल में स्थापित करता है, और 1526 में वह हिंदुस्तान पर पहला हमला करता है, जिसमें वह लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को हराता है और भारत में मुगल वंश की नींव रखता है। नेक्स्ट है यहाँ पर दूसरे जो शासक हुए हैं वो थे हुमायूं, बाबर के पुत्र, जिनका शासनकाल 2 कार्यकालों में उनका शासनकाल रहा, क्योंकि बीच में उनको शेरशाह सूरी ने हरा दिया था। तो पहले जो कार्यकाल था उनका कालखंड 1530 से 1540 रहा, फिर 1556 से 1556 रहा। 1530 में बाबर की मृत्यु के बाद नसरुद्दीन हुमायूं अगला बादशाह बना, परंतु हुमायूं एक योग्य शासक नहीं था, और 1540 में शेरशाह सूरी के हाथों पराजित हुआ और ईरान में जाकर सफावी शासकों के पास शरण ली। और दोबारा जब ईरान के सफावी शासकों ने उसको अपना सहयोग दिया, तो उसने 1555 में दोबारा हिंदुस्तान पर हमला किया और शेरशाह सूरी के वंशज आदिल शाह को पराजित कर दोबारा भारत में मुगल वंश की स्थापना है या अपने राज्य को पुनः प्राप्त करता है। 1556 में वह एक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उनका पुत्र अकबर मुगल वंश का अगला बादशाह बनता है। तो अकबर जो था वो 13 वर्ष की आयु, मात्र 13 वर्ष की आयु में ही मुगल बादशाह बनता है। यहाँ पर 14 दिया गया है, ये गलत है। 13 वर्ष की आयु में वो मुगल बादशाह बना है। और बच्चों, ये वीडियो जो है, जो पीपीटी मुझे मेरे फ्रेंड पीजीटी हिस्ट्री हैं वीरेंद्र मलिकपुर स्कूल में वो कार्य कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे ये प्रोवाइड करवाई है। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो अगला जो मुगल बादशाह था वो थे अकबर। 13 वर्ष की आयु में, अगर लगभग 14 वर्ष के हो गए चुके थे वो, तो मुगल बादशाह बनते हैं। कलनौर में उनका राज्याभिषेक किया जाता है। उस समय वो राजधानी में नहीं थे, उस समय राजधानी आगरा होती थी। तो वो कम एज के थे, इसलिए बैरम खां जो उस समय एक उच्च पद पर थे, वकील के पद पर थे, उन्होंने जो राजकाज है वो अकबर की तरफ से किया। और उसने 1526 में भारत के एक प्रसिद्ध जो शासक थे उस समय हेमचंद्र या हेमू, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि भी ली हुई थी, उसको 1556 में पानीपत के युद्ध में हराया और भारत में मुगल वंश को और सुदृढ़ किया। अकबर को महानतम मुगल शासक माना जाता है, क्योंकि उसने साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की और अपने साम्राज्य को उसका विस्तार भी किया। दक्षिण भारत में मुगल वंश की जो है विस्तार किया। अकबर के समय प्राय शांति थी और मुगल साम्राज्य खूब फला फूला।
अकबर ने हिंदू कुश पर्वत तक अपने साम्राज्य को फैलाया और सफावियों जो ईरान के शासक थे और उज़्बेकों पर भी नियंत्रण स्थापित किया। उसके बाद उसका पुत्र जहांगीर शासक बनता है। 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद सलीम, जो कि जहांगीर का बचपन का नाम था, वह मुगल बादशाह बनता है। जहांगीर का शासन प्राय शांतिपूर्ण रहा। जहांगीर को कला और वास्तु कला का शौक था। इस समय में जो चित्रकला अपने चरम सीमा पर थी, उसके समय में अबुल हसन जैसे प्रसिद्ध चित्रकार हुए। उसके काल में इन दोनों को काफ़ी बढ़ावा मिला, वास्तुकला और चित्रकला को। जहांगीर की पत्नी नूरजहां शासन के कार्यों में काफ़ी दखल देती थी। जहांगीर के समय में ईरानी मूल के व्यक्तियों का साम्राज्य में काफ़ी प्रभाव था, क्योंकि जो उसकी पत्नी नूरजहां थी उसका संबंध भी ईरान से था और उसने शासन में ईरानी लोगों को काफ़ी जो पद है वो दिए। नेक्स्ट है जहांगीर की मृत्यु 1628 में हुई, तो उसके बाद उसके पुत्र शाहजहां मुगल वंश के अगले जो हैं बादशाह बनते हैं। 1628 में जहांगीर की मृत्यु के बाद शहरयार मिर्ज़ा और खुर्रम में, जो शाहजहां का बचपन का नाम था वो खुर्रम था, तो 1628 में जहांगीर की मृत्यु के बाद शहरयार मिर्ज़ा और खुर्रम में तख्त के लिए, सिंहासन के लिए युद्ध आरंभ हुआ, जिसमें खुर्रम विजय हुआ। खुर्रम ने शाहजहां की उपाधि के साथ ही अपना राज्याभिषेक किया, करवाया और तख्त पर बैठा। शाहजहां का शासनकाल भी काफ़ी सफल रहा। आप देख सकते हैं कि दिल्ली में जो प्रसिद्ध इमारतें हैं, लाल किला, जामा मस्जिद और बहुत सारी जो इमारतें उनके काल में बनाई गई थी। अपने पत्नी के लिए उसने ताजमहल बनवाया, जो दुनिया के आश्चर्यों में से एक है। शाहजहां के अंतिम दिनों में वो जेल में उसके वो अंतिम दिन गुजरे, क्योंकि उस समय उसके उत्तराधिकारी आपस में लड़ रहे थे, और जिसमें औरंगजेब है वो दारा शिकोह को हराकर अगला जो बादशाह है वो बनता था। हालांकि शाहजहां दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, परंतु औरंगजेब ने अपनी शक्ति को बढ़ा करके उसको हरा दिया और 1666 में शाहजहां की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट जो बादशाह है वो थे औरंगजेब, जिनका कार्यकाल है 1658 से 1707 में। शाहजहां के शासनकाल में ही उसके उत्तराधिकारियों में संघर्ष आरंभ हो गया। अपने तीनों भाइयों को मारकर औरंगजेब विजयी रहा। आलमगीर की उपाधि धारण कर, तो उन्होंने आलमगीर की उपाधि धारण की, वह तख्त पर बैठा। औरंगजेब एक कट्टर मुसलमान था। उसने दोबारा से जजिया कर और तीर्थ कर लेना आरंभ कर दिया। तो जजिया जो करा पहले भारत में सबसे पहली बार है वो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा भारत में लागू किया गया था। उसके बाद अकबर ने इसको 1564 में उसको बंद कर दिया था, और बाद में दोबारा जब औरंगजेब शासन बनता है तो 1579 में औरंगजेब जजिया को दोबारा से लागू कर देता है, जो कि ये एक ऐसा कर था जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था, और उस समय गैर मुसलमानों के लिए एक शब्द यूज किया जाता था जिम्मी। तो उसका शासन असहिष्णुता के लिए जाना जाता था। अपने शासन का काफ़ी समय उसने लड़ाई लड़ने में बिताया। इन युद्धों के कारण राजकोष लगभग खाली हो चुका था। औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली मुगल बादशाह थे। उसके बाद मुगल साम्राज्य का पतन आरंभ हो गया और 1857 में अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को रंगून भेजकर अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा कर लिया था। तो ये थोड़ा सा मुगल सम्राटों का इतिहास था। तो अब आगे इतिवृत्त को जानेंगे, इतिवृत्त क्या होते हैं। तो मुगल शासकों ने अपने राजवंश के बारे में लिखने का कार्य दरबारी लेखकों को सौंपा। इन लेखकों ने साम्राज्य के बारे में ढेर सारी जानकारी इकट्ठी की। अंग्रेजों में लिखने वाले आधुनिक इतिहासकारों ने इस शैली को क्रॉनिकल यानी इतिवृत्त इतिहास नाम दिया। मुगलों का इतिहास लिखने वालों के लिए ये इतिवृत्त अपरिहार्य हैं, बहुत जरूरी है। अगर आप मुगल इतिहास को जानना चाहते हैं तो आपको ये इतिवृत्त पढ़ने अनिवार्य हैं, तभी आप मुगल काल को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो ये इतिवृत्त सूचनाओं का खजाना है, जिन्हें दरबार से जुड़े व्यक्तियों ने काफ़ी मेहनत करके इकट्ठा किया था। ये इतिवृत्त मुगल शासकों की सोच को दर्शाते हैं, जिन्हें वे अपने क्षेत्र में लागू करना चाहते थे। अतः ये इतिवृत्त हमें इस बात की झलक देते हैं कि कैसे शाही विचारधाराएं रची और प्रचारित की जाती थी। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है यहाँ पर जो पिक्चर्स हैं अकबरनामा की और हुमायूंनामा। और जो अकबरनामा था वो इसके 3 पार्ट है। तीसरे पार्ट को हम या दफ्तर या जिल्द भी कह सकते हैं पार्ट को। तो तीसरे जो पार्ट है बहुत महत्वपूर्ण है। पहले 2 पार्ट में केवल अकबर के जो वंशावली है, उनका पूर्व इतिहास है जो वो दिया गया है, और तीसरे जो पार्ट है उसको अकाइन अकबर के नाम से जानते हैं, वो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है।
नेक्स्ट है इतिवृत्तों की रचना क्यों की गई थी, इसका उद्देश्य क्या था, शासक इतिवृत्तों की रचना क्यों करवाते थे। तो यहाँ पर जो पहला उद्देश्य दिया गया है, एक बेहतरीन राज्य को दर्शाना, अपने राज्य को अच्छी तरह से दर्शाने के लिए कि उसमें कौन कौन सी प्रशासनिक ढांचे हैं और किस तरह शासक है वो अपना शासन कर रहा है, तो इन चीज़ों को भी दिखाने के लिए इतिवृत्तों की रचना है वो करवाई जाती थी। और यह दर्शाना कि मुगलों का विरोध मतलब असफलता है, क्योंकि अपने इतिवृत्तों में मुगल बादशाह अपनी शक्ति को दिखाते थे और सामने वाले विरोधी उनको पढ़ करके अपनी कमजोरियां पढ़ सकते थे और यह जान सकते थे कि मुगलों से लड़ना कोई समझदारी की बात नहीं है। नेक्स्ट उद्देश्य था अपने शासन को वैध साबित करना। तो अपने हालांकि उन्होंने क्या किया, अपने आप को जो है ईश्वरीय अवतार के रूप में प्रचारित किया ताकि जनता है उनके शासन को वैध समझ सके। उन्हें इसके लिए कुछ धार्मिक कार्य है वो भी करवाए। नेक्स्ट है भावी पीढ़ियों के लिए विवरण उपलब्ध कराना। तो वो चाहते थे कि आने वाली जो पीढ़ियाँ उनकी वंश हैं, जो उत्तराधिकारी हैं, वो उनके प्रशासन को बेहतर ढंग से समझ सकें और आगे उसको वो भी अच्छी तरह शासन चला सके, इसलिए भी वो इतिवृत्तों का निर्माण करवाते थे। नेक्स्ट है अपने आप को देवता से संबंधित बताना। बहुत सारे ऐसे मुगल काल के चित्र पाए गए हैं जिनमें उनके पीछे जो सूर्य जैसी आकृति है वो दी गई है, तो वो अपने आप को देवता के समान बताना चाहते थे ताकि जनता उनके शासन को सहज रूप से स्वीकार कर सके। नेक्स्ट है जनता को अपने से संबंधित सकारात्मक घटनाएं बताना कि वो कब उनका जन्म हुआ, कब वो शासक बने, कब उसने कौन सा युद्ध जीता, तो सभी चीज़ों को बताने के लिए भी वो इतिवृत्तों की रचना करवाते थे। तो मुगल काल का सबसे महत्वपूर्ण जो इतिवृत्त है वो अकबरनामा ही है। इसकी जो अंग्रेजी में अनुवाद है वो हेनरी बेवरेज ने करवाया था। हालांकि बादशाहनामा का भी कुछ जो अंश है उनको अंग्रेजी में उनका जो है अनुवाद किया गया है, परंतु अभी तक उसका पूरी तरह से अनुवाद नहीं हो पाया है। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको जो वीडियो है पसंद आया होगा और नेक्स्ट पार्ट में हम आगे के चैप्टर के बारे में जो है वो पढ़ेंगे। धन्यवाद।